हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट साइंस के सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग साइंस के पिछले 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ और पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करें। ओके। और ये पेपर 2 वालों के लिए है भाई, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो है पेपर 2 वालों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग साइंस और साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, सही है भाई, जो लिखा है वो सही है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेकिन डिटेल सॉल्यूशन के साथ, मतलब जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उसके इर्द गिर्द के टॉपिक को भी चर्चा करेंगे उसमें। ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं भाई, सबकी जानकारी लेते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। क्या करता है भाई, क्या आरोपित करता है? देखिए, भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, या फिर भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, या समान बल और समान दाब, या फिर समान बल परंतु भिन्न दाब। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। ओके। मेज पर रखा जाने वाला आयताकार गुटका अपने द्रव्यमान के बराबर मेज पर समान बल आरोपित करेगा, परंतु दाब के संदर्भ में यह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अर्थात क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन करना है भाई। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है ए वाला को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ए है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और बी जो है ना, इसको कहते हैं रिक्तिका। बी जो है उसे रिक्तिका कहते हैं, और सी जो है ना, इसे कहते हैं केंद्रक। और डी है कोशिका द्रव्य। ठीक है, डी है कोशिका द्रव्य। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले स्थान पर आएगा कोशिका झिल्ली, दूसरे स्थान पर आएगा रिक्तिका, तीसरे स्थान पर आएगा केंद्रक, और चौथे स्थान पर आएगा कोशिका द्रव्य। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है भाई। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी गतिमान कार के पथमापी यानी ओडोमीटर का प्रयोग 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,660 किलोमीटर। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं इसे। देखिए, 8 बजे का पाठ्यांक कितना है? 8 बजे का पाठ्यांक भाई 36,540 है ना, 36,540 किलोमीटर। और 10 बजे का पाठ्यांक कितना है?
10 बजे। 10 बजे का पाठ्यांक कितना भाई? 36,660 किलोमीटर। ठीक है। अब कुल अवधि मतलब कुल समय कितना हुआ? कुल अवधि, कुल अवधि बराबर 10 में से 8 घटा दीजिए। 10 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, समय। तो क्या हो गया, कितनी अवधि हुई? 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक है। अब कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी है भाई? कुल तय की गई दूरी जो है 36,660, ठीक, माइनस 36,540 घटा दीजिए। आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर आ गया कुल दूरी। अब हमें क्या करना है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आगे देखते हैं भाई, इसको स्किप करते हैं। देखिए, 1 घंटे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो 2 घंटे में कितना होगा भाई? तो 2 घंटे में 3600 गुणे 2 कर देंगे। 36 दूना 72, ठीक, 36 दूना 7200 सेकेंड। ओके। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, ठीक है, 1000 मीटर के। अब 120 किलोमीटर बराबर कितने के होगा? तो 120 किलोमीटर बराबर 120,000 किलोमीटर के, ठीक है, 120,000 किलोमीटर के। अब 7200 सेकंड में चली गई दूरी बराबर, अब जो है आगे देखते हैं इसी में। देखिए, 7200 सेकंड, 7200 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितने के भाई? आगे देखिए, 7200 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 120,000 किलोमीटर, ठीक है, 120,000 मीटर भाई, किलोमीटर नहीं, 120,000 मीटर। अब 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 120,000 मीटर अपान 7200 मीटर। 7200 सेकंड है भाई, मीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब आपका आ जाएगा, और 72 से काट दीजिए पूरा, ठीक है, टोटल काट दीजिए। अब आपका आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड के करीब में, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का परीक्षण करेगा? बताइए भाई, किन रंगों का परीक्षण करेगा? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, या फिर दोनों प्रकरणों में पीला, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। हल्दी के पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर हल्दी का रंग पीला व सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर लाल हो जाता है। ठीक है, हल्दी का पेस्ट है, अगर हल्दी के पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है, पीला ही रहेगा, हल्दी का रंग पीला होता ही है, पीला ही रहेगा। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो हल्दी का रंग जो है लाल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के दीर्घ रोम यानी रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। करिए भाई अध्ययन। ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। सही है भाई। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी सही है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजरता है। नहीं भाई, महीन छिद्र नहीं होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजरता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है भाई? ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, और चीनी शर्करा का घोल या नारियल का तेल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। उबले और पिसे आलू, और यहाँ पर देख लीजिए, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? बताइए भाई, इन ऑप्शनों में से कौन सा आयोडीन के घोल में नीला काला रंग प्रदान करेगा? बताइए। उबले और पिसे आलू, ठीक है, ये नीला और काला रंग प्रदान करेगा, और रोटी या ब्रेड का एक टुकड़ा। ठीक है, पहला और दूसरा नहीं भाई, तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में भाई कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और तीसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए कारणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। बताइए। शून्यांक त्रुटि नोट करना, या वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, असंकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। ये सही क्रम में नहीं दिए गए हैं, इनको सही क्रम में करना है भाई। ठीक है, तो सही क्रम में करिए। सबसे पहले आ जाएगा शून्यांक त्रुटि नोट करना, नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2। और तीसरा जो है असंकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा।
और चौथा तो आप लोग जानते हैं वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पहला चौथा, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, या फिर तार्किक सोच विकसित करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि क्या है भाई? यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, या फिर यह अधिगम प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, या फिर यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, या यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ओके, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि रोल प्ले प्रणाली में विद्यार्थियों को किसी के अंतर्गत नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा सीखने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही प्रत्येक क्षण गलती ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये तथ्य अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए भाई, कौन सा सबसे उपयुक्त है? पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद करना, या फिर ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, या सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, या फिर सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विषय का बोध कराने के लिए वास्तविक जीवन के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। इस संदर्भ में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छात्रों के सर्वांगीण शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, परियोजना कार्य सबसे उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए भाई? पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्न के उत्तर देने के लिए, या फिर
परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, या फिर कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए विज्ञान शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है? बताइए भाई। देखिए, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, या फिर मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना, या फिर अच्छा गृह कार्य बनाना, या फिर कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। ठीक है। गीता छात्रों के लिए या फिर गीता छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर या प्रश्न का उत्तर का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता का कार्य कर रही है, जिससे कक्षा में पाठ पढ़ाने पर वह अधिक प्रभावी बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। किस पर अधिक बल दिया गया है भाई? देखिए, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। बिल्कुल सही है। विज्ञान की पाठ्यचर्या को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर। नहीं भाई। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। जी बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं लिखने पर। नहीं भाई। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एनसीईआरटी की सिफारिशों के अंतर्गत यह देखा गया है या ध्यान दिया गया है कि रटने की प्रवृत्ति के साथ विद्यार्थियों के मध्यस्थ रचनाशीलता का विकास नहीं हो पाता और उनकी बौद्धिक क्षमता स्थिर रह जाती है। साथ ही विद्यार्थियों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए अधिगम के प्रत्येक प्रारूप को सक्रिय रूप से लागू करना और छात्रों को जागरूक करना भी एनसीईआरटी की सिफारिशों में शामिल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्मिथ को दर्शाता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना, या फिर अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न बनाना, या फिर कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, या यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए उपागमन द्वारा शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्मृति को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है या ये चरण उचित क्रम में नहीं है, इनको उचित क्रम में बनाना है। तो बनाइए भाई, उचित क्रम में बनाइए। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पहले हम लोग समस्या का पहचान करेंगे, उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा है परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। ठीक है, चौथा हो गया। तो ऑप्शन देखिए, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, किसमें है भाई, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ठीक है, पांचवा भी है भाई, पांचवा लास्ट में होगा, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, सबसे लास्ट में होगा। तो वैज्ञानिक विधि के लिए इसका जो सही क्रम है, समस्या की पहचान करना, फिर परिकल्पना बनाना, फिर आंकड़ों को एकत्र करना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना, फिर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यही सही क्रम है। एक बार फिर से सुन लीजिए। संकल्पना की पहचान करना, ठीक है, पहला चरण है। दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है आंकड़ों को एकत्र करना, चौथा है परिकल्पना का परीक्षण करना और पांचवा है निष्कर्ष निकालना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है, क्या है भाई, इन अधिगमों का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, या फिर प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, या छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। ओके, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और इसे सही क्रम में बिठाइए भाई। उपरोक्त प्रकथनों में दी गई प्रक्रियाओं को सही क्रम में बिठाइए। तो चलिए बिठाते हैं सही क्रम में। क्या है भाई सही क्रम? सबसे पहले उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर है उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर। देखिए पहले नंबर पर आएगा उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। ठीक है, ये पहले स्थान पर आएगा, नंबर 1 है। ठीक है,
उसके बाद दूसरे स्थान पर आएगा उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे क्रम में आएगा भाई। अब उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर आएगा जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन। उसके बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन रहेगा, चौथे क्रम में। और पांचवा रहेगा मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये पांचवा हो जाएगा। तो आपका क्रम हो जाएगा पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमीबा के पदार्थ किस में सहायता करते हैं भाई? बताइए, अमीबा के पदार्थ किस में सहायता करते हैं? केवल गति करने में, या फिर गति देने एवं भोजन पकड़ने में, या फिर केवल भोजन का आभास कराने में, या फिर केवल भोजन पकड़ने में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह गति देने और भोजन पकड़ने में पादप यानी स्यूडोपोडिया को उपयोग में लाते हैं। पृष्ठ तनाव सिद्धांत एवं सॉल जेल सिद्धांत अमीबा के गमन की व्याख्या करने का मुख्य सिद्धांत है। ओके, पृष्ठ तनाव सिद्धांत एवं सॉल जेल सिद्धांत अमीबा के गमन की व्याख्या करने वाला मुख्य सिद्धांत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। कौन कौन से हैं भाई परजीवी? बताइए। बताइए भाई। सबसे पहले तो खटमल जो है परजीवी है। फिर है जोंक, ठीक है, और उसके बाद फिर है अमरबेल, और फिर है जू। ठीक है, ये चारों पूर्ण रूप से परजीवी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, छठवां, चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई। सूची फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दिए गए हैं। इन दोनों का मिलान करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने किड़वन की खोज की और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस छूट गया भाई। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ठीक है, कहाँ पर है भाई? देखिए, ऑप्शन में देखते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा और तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का खोज किया, लुई पास्चर किड़वन का और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव मंडल आरक्षण यानी आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है भाई। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और
संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया भाई, और बाकी के ऑप्शन ही क्यों पढ़े। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जैव मंडल आरक्षण वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और इनमें से सही कथन क्या है उसे पहचानिए। पहचानिए भाई। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, जी ये भी सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, ये भी सही है भाई। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, नहीं भाई गलत है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका नामांकन करना है भाई, तो करिए नामांकन। देखिए, पहला हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ए जो है ना, ए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, ए पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और बी हुए थायराइड, बी है थायराइड, थायराइड ग्रंथि। और सी है एड्रिनल ग्रंथि, सी है एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। और डी है अग्न्याशय, एक मिनट भाई, अग्न्याशय। ठीक है, डी है अग्न्याशय। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है भाई, चलिए देखते हैं। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ए है पीयूष ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, और सी है एड्रिनल ग्रंथि, और डी है अग्न्याशय। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भरी कोई द्रव्य भरा है। जल से भारी है भाई, भरी नहीं। ठीक है, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव्य भरा है। जल से भरी होगा भाई, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही। जल से भारी कोई द्रव्य भरा है। तो द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है भाई, कैसे चुनोगे। सी देख लीजिए पहले फिगर को, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। तो सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब बराबर ए पर दाब, या फिर सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब इज ग्रेटर देन ए पर दाब। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सी पर दाब इज ग्रेटर देन बी पर दाब इज ग्रेटर देन ए पर दाब। ठीक है, द्रवों में दाब संबंधी नियम के अंतर्गत द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। द्रवों में दाब संबंधी नियम के अंतर्गत द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। अतः सी बिंदु पर सर्वाधिक दाब उससे कम बी पर और सबसे कम ए पर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
आरेख में दर्शाए अनुसार S1 S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। हाँ, देख रहे हैं भाई आप लोग, S1 S2 S3 पर प्रकाश गिर रहा है। ठीक है, पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं? बताइए भाई। वह पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? S1 और S3, या फिर सभी तीनों पृष्ठ, या फिर S1 और S2, या फिर S2 S3? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी तीनों पृष्ठ पर। ठीक है, तीनों चित्रों में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन के पहले नियम के अंतर्गत आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जो तीनों चित्र दिए गए हैं इनमें आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन के पहले नियम के अंतर्गत आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में A, B, C तथा D द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? बताइए भाई, किस प्रकार किया जाना चाहिए? जल्दी बताइए। देखिए, सबसे पहला नेत्र के ए भाग, ए जो लिखा हुआ है, ए से इंडिकेट किया गया है, उस भाग को हम लोग कहते हैं पश्चिमाभ पेशी। ठीक है, पश्चिमाभ पेशी। ठीक, और बी वाले भाग को क्या कहेंगे? बी वाले भाग को कहते हैं परितारिका। ठीक है, परितारिका। और सी वाले भाग को लेंस कहते हैं। ठीक है, सी वाले भाग को लेंस कहते हैं, और डी वाले भाग को कार्निया कहते हैं। ठीक है, कार्निया। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है भाई। पहले भाग ए भाग को पश्चिमाभ पेशी कहते हैं, दूसरे को परितारिका, तीसरे को लेंस, चौथे को कार्निया। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? बताइए भाई, रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? 1/15 सेकेंड, या फिर 1/25 सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड, या फिर 1/2 सेकेंड? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1/15 सेकेंड। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग 1/15 सेकेंड तक बना रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और पढ़ लीजिए भाई। वे कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सिंचाई की पुष्टि करते हैं। शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ठीक है भाई। दूसरा है, पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में होती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है भाई। आगे देखते हैं। विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। नहीं भाई, विभिन्न समय अंतराल पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, नहीं। और फिर आगे देखते हैं।
फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा संरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान सरल हो जाता है। नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है जल फसलों की पाले यानी शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करती है। जी बिल्कुल सही है। 5वां, ठीक है, पहला, दूसरा और 5वां ये फसलों की प्रतिपुष्टि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं पहला, दूसरा और 5वां। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। पहला, दूसरा और 5वां फसलों की सिंचाई की प्रतिपुष्टि करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, देखिए नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इनमें सही कथन है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, जीन जो होते हैं गुणसूत्र में स्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। सही है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। गुणसूत्र महीन, लंबे एवं अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। जीन को जीव शरीर की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि जीन एक विशेष प्रकार की क्रिया को नियंत्रण करता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय में श्वसन एवं जनन क्रियाएं अन्य जैविक क्रियाओं के साथ साथ चलती रहती हैं। प्रत्येक कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो चयनात्मक अथवा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसका कार्य कुछ ही चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने का अनुमति देना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। क्या होती है भाई? 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20 हर्ट्ज से कम, या फिर 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आपको बता दें कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। वहां से आप लोग जाइए, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना कर रखे हुए हैं। आप लोग जिस भी स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।